नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमने जो इंडियन पॉलिटी क्लास चालू की थी, जिसमें हमने एक एमसीक्यू की सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चालू की थी, उसमें जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था अपना संविधान सभा निर्माण प्रक्रिया और प्रस्तावना और विशेषताएं, इसका हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 21वें क्वेश्चन से चालू करेंगे और देखेंगे कि आगे कितने क्वेश्चन हम करते हैं। चालू करें। तो हमारा क्वेश्चन आज 20 हो चुके थे, अब 21वें चालू करते हैं हम। दोस्तों, हमारा ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। 20 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है एम एन रॉय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सी जो है जवाहरलाल नेहरू और डी है सीजी रॉय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है एम एन रॉय साहब। ठीक है, तो दोस्तों ये एम एन रॉय साहब हैं और यह इन्होंने ही संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। भाग 5, भाग 6, भाग 4, भाग 1। दोस्तों मैं बता दूं तो आपने पढ़ा भी होगा, जो ये है ना, ये है हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो जो ये जो नीति सिद्धांत है वो भाग 4 में है। ये भाग 4 में है, क्योंकि जो बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो विशेष प्रावधान है वो भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत में किए गए थे। तो पेन ले लें हम। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन C4। तीसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्त अपना हम। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। 12वीं अनुसूची में है क्या, 7वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है या 10वीं अनुसूची में। तो इसका सही उत्तर है 7वीं अनुसूची। वो 7वीं अनुसूची में राज्य व केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, हम पूरी अनुसूची एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किस अनुसूची में क्या है। ठीक है, तो पहली अनुसूची में लिखा है कि इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल होंगे और राज्यों का क्षेत्रीय अधिकार इसमें शामिल होंगे। ठीक है, दूसरा है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। तो इसमें भारत राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति सभी के भत्ते शामिल होंगे, विशेष अधिकार शामिल होंगे। और इसमें जो न्यायाधीश हमारे सर्वोच्च न्यायालय के हैं और उच्च न्यायालय के हैं, इनके भी भत्ते और विशेष अधिकार शामिल होंगे। अब तीसरी अनुसूची में इनके शपथ हैं। किसके? केंद्रीय मंत्री के हैं, संसद चुनाव उम्मीदवार के हैं, एमपी यानी संसद सदस्य के हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हैं, कैग के हैं, राज्य मंत्री के हैं, चुनाव के उम्मीदवार जो है विधानसभा में उनके हैं, विधानमंडल के, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। इनके सबके शपथ शामिल है। किसकी शपथ शामिल है? किसमें? तीसरी अनुसूची में ये शामिल है। अब देखो चौथी अनुसूची आते हैं अपन। तो राज्यों में राज्यसभा की जो सीटें हैं ना, उसका बंटवारा या फिर उनके सीटों का आवंटन जो है वो शामिल है चौथी अनुसूची में। ठीक है, अब 5वीं अनुसूची में आए हम। तो 5वीं अनुसूची में इसमें एससी क्षेत्र यानी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। वो जो 6वीं है, 6वीं में जो 4 राज्य हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें जनजातीय क्षेत्रों में इनका प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अब बनाते हैं 7वें में। 7वें में जो क्वेश्चन में था कि केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची जो शक्तियां हैं वो 3 भागों में विभाजित हैं। पहला है केंद्र में, दूसरा है राज्य में और तीसरा दोनों के साथ में समवर्ती सूची में है। दोनों शक्ति इसमें बराबर बराबर प्राप्त है लगभग, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र का होता है। तो दोस्तों ये 7वीं सूची में शामिल है और सबके अपने अलग अलग विषय दे के रखे हैं। केंद्र के अलग हैं, राज्य के अलग हैं और समवर्ती सूची की अलग है। अब 8वीं सूची में 22 भाषाएं, जो 22 भाषाएं हैं ना, ये इसमें 8वीं सूची में शामिल की गई है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, तो अनुसूची जब संविधान बना था ना, तो 8 अनुसूची ही थी। इसमें भाषाएं उस टाइम भी 22 नहीं थी, 14 भाषाएं थी। अब 9वीं अनुसूची, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची अभी है। तो थोड़ा हम उसको देखें कि वो कब जोड़ा गया और इसमें लिखा क्या है। तो 9वीं अनुसूची में जो है उसमें है भूमि सुधार संबंधी प्रावधान। भूमि सुधार के संबंधी प्रावधान है, अधिनियम, इसमें नियम बना दिए गए। अब जोड़ा कब गया? तो प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए जोड़ दिया गया था इसको। ठीक है, हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इन अनुसूची में शामिल कानून 24 अप्रैल 1971 के मामले में अब न्यायिक संचालन के लिए खुले हुए हैं।
तो इसको कब जोड़ा गया? तो 1951 में जो पहला संशोधन हुआ था ना संविधान में, उसमें ही जोड़ दिया गया था 9वीं अनुसूची को। अब आते हैं 10वीं अनुसूची को, इसमें क्या लिखा गया? तो इसमें दल बदल कानून है। और कब जोड़ा गया? तो ये अनुसूची 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जानते हैं। अब अपन आते हैं 11वीं अनुसूची में। तो 211वीं अनुसूची जो है ना, इसमें पंचायतों के शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां या फिर इसके प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। ठीक है, इसमें 29 विषय हैं। और ये कब जोड़ा गया ये भी देख लेते हैं अपन। तो ये 1992 के 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। और 12वीं जो है ना, अगर ये पंचायत के लिए है तो ये किसके लिए? नगर पालिका के लिए है। तो नगर पालिका शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए प्रावधान है इसमें। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि सीधे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि इस पंचायतों में जो 11वीं सूची में पंचायतें की शक्तियां हैं उसमें कितने विषय हैं, और 12वें में जो नगर पालिका है उसमें कितने विषय हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, एक में 29 और एक में 18 है। हाँ, 24वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं? तो हमने पढ़ लिया है, इसमें 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, तो ऑप्शन है 52वें, 42वें, 44वें और 72वें। तो इसका सही उत्तर है 42वें। आपको एक बात और बताऊं तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बता रहा हूं अभी आपको। देखिए 42वें संविधान संशोधन में क्या चीज जोड़ी गई थी संविधान में और क्या चीज हटाई दी गई थी, ये अपन देखते हैं। तो प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था? देखो प्रस्तावना में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों के स्थान पर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का इस्तेमाल होगा, ये जोड़ा गया था। राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का इस्तेमाल होगा, ये दो चीजें जोड़ी गई थी किसमें? प्रस्तावना में। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया था? तो 5 विषय जो थे ना वो राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दी गई थी। मतलब क्या हुआ था कि अब राज्य सूची के साथ साथ उसमें केंद्र का भी शक्ति होगी कानून बनाने की, तो संवर्ती में चेंज कर दिया। कौन कौन से थे? एक शिक्षा थी, दूसरा जंगल था, तीसरा वजन और माप था, चौथा जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और आखिरी था न्याय प्रशासन। इन 5 क्षेत्रों को राज्य से हटा कर इसमें केंद्र में भी शामिल कर दिया गया, मतलब कि दोनों को मिक्स करके संवर्धित सूची में शामिल कर दिया गया शक्तियों में। अब अनुच्छेद 51A में क्या चेंज हुआ? नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, जिसका गठन सरकार द्वारा 1976 में किया गया था। मतलब इसमें क्या 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए। और 51 क में 51 क अनुच्छेद में इसको रख दिया। ठीक है, अब संसद में क्या हुआ? संसद में क्या जोड़ दिया गया? तो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के जो सलाह है उसको मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। पहला, कानून और व्यवस्था के विवादास्पद स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र को राज्य के केंद्रीय बलों के तैनात करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, और ये कौन सा अनुच्छेद में है? 257 क में है। लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को विशेष विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई, जो है अनुच्छेद 329A में। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई और संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को न्यायालय में द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये है संसद में जो चेंज आए थे 42वें संविधान संशोधन में, वो थे। अब आए उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों में क्या चेंज कर दिए? तो उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति में कटौती कर दी गई। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय की जो शक्तियां थी उसमें कटौती कर दी गई। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों में अनुच्छेद 323A और 323B भाग 14A में क्या किया गया? तो भाग 14A में प्रशासनिक जो मामले हैं से निपटने के लिए न्यायाधिकरण और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण शीर्षक से जोड़ा गया। ठीक है, अब और देखते हैं। अब DPSP यानी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, हिंदी में बोले हम तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, जो कि किसके लिए होता है? राज्यों के लिए होता है। ये बात तो जान पता होगा आपको कि राज्यों के लिए एक सिद्धांत है कि हाँ इस सिद्धांत पे काम कर कोई राज्य करता है तो वो नीति क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और अच्छा उन्नत बनेगा। तो DPSP की मौजूदा सूची में 3 नए DPSP राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ दिए गए। तो देखो कौन कौन से? बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 39। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 39A। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 43A। पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना और वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना, अनुच्छेद 48। तो ये DPSP में चेंज हुए थे। तो इसीलिए
42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंज लेके आया था इस संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त अपना, इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? मतलब कि जो आर्टिकल 19 की बात हो रही है ना, स्टार्टिंग आर्टिकल 19 में क्या शामिल नहीं है? आर्टिकल में क्या शामिल नहीं? तो ऑप्शन है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी धर्म को बढ़ावा देना, देखो किसी भी धर्म को बढ़ावा देना तो है ही नहीं कहीं संविधान में, और शांति पूर्वक और निरा युद्ध सम्मेलन का। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये असंगत है, तो शामिल कौन सा नहीं है? शामिल यही नहीं है। ठीक है, थोड़ा हम देख लें कि आर्टिकल 19 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण है, मतलब सभी नागरिकों को यह अधिकार होगा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये 19A है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, स्वतंत्रता, ऐसा कर लो। ठीक है, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होना, संघ यूनियन का या सहकारी समितियां बनाना, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का, भारत के कार्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करना और बसने का, और कोई भी पेशा अपनाना या कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करना। ये 6 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है 19A में, 19A आर्टिकल 19 में दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है? और ये बात जान लो दोस्तों, मैग्ना कार्टा होता क्या है? तो मैग्ना कार्टा मतलब होता है एक अधिकार पत्र होता है। ठीक है, अधिकार पत्र मतलब कि हमारा ये अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार मतलब कि भाग 3 में, तो भाग 3 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैग्ना कार्टा क्या होता है देख लें हम पहले। अंग्रेजी राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी देने वाला एक दस्तावेज है मैग्ना कार्टा, इसे ग्रेट चार्टर भी कहा जाता है। यह लैटिन भाषा में लिखा गया था, और मैग्ना कार्टा को इंग्लैंड के राजा जॉन ने 15 जून 1215 को अपने विद्रोही बेरन के दबाव में हस्ताक्षरित किया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा पहला लिखित दस्तावेज था। मतलब कि मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है? तो मैग्ना कार्टा का संबंध है मौलिक अधिकार से, मौलिक अधिकार से है। और हमारा जो मौलिक अधिकार है ना, वो कहां से कहां तक है? तो वो है 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा था? स्वर्ण सिंह थे, बलवंत राय मेहता थे, ऑर्थर स्लेजिंगर थे या मुनरो थे? तो ये थे ऑर्थर स्लेजिंगर थे, सही जवाब है इसका। भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। देखो इस दिन तो भारत हुआ था आजाद, और इस दिन हुई थी संविधान लागू, और ये जो दिन है इस दिन पाकिस्तान हुआ था आजाद। ये हमारा दिन है 1930, जिस दिन स्वराज दिवस के रूप में मनाते हैं। थोड़ा इसका देख लें हम, तो स्वराज दिवस क्या है? भारतीय इतिहास में 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। लॉर्ड इरविन के शासन काल में 1930 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब देखो इसमें पहले से ठीक है आंसर, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे इसको। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से तत्व के द्वारा संपूर्ण स्वतंत्रता और सर्वोच्च अधिकार की भावना उद्धृत होती है? तो यह है संप्रभु। ऑप्शन क्या थे इसमें? समाजवाद थे, संप्रभुता थी, धर्मनिरपेक्षता था और स्वतंत्रता था। अब थोड़ा हम ये जान लें कि संप्रभुता होता क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो संप्रभुता का अर्थ होता है शब्द लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है सुपरनस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च या सर्वोपरि। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यह राज्य के कार्यों को कानूनी दर्जा प्रदान करता है। यह संप्रभुता ही है जो राज्य के सभी कानूनों और नियमों को, नीतियों को, निर्णयों को वैध नियंत्रण रखने की अनुमति देता है। तो किसी भी राज्य अगर कोई संप्रभु है तो उसके पास खुद का कंट्रोल है, नीतियां हो गया, सर्वोच्चता हो गई, या फिर कानून बनाने सकती है कोई, किन के लिए? अपने राज्य के लिए। तो यही है संप्रभुता का मतलब। ठीक है दोस्त, और हमारा ये टॉपिक जो है ना, पहला टॉपिक हमारा खत्म होता है इसके साथ ही। ये हमारा टॉपिक दोस्तों आज खत्म हो गया है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे नागरिकता, इसको हम तीसरी क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नागरिकता, और ऐसे करके हम इस पूरे टॉपिक को खत्म करके अपनी पॉलिटी को खत्म कर देंगे
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्त, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए इसको, अच्छा लगे वीडियो तो। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।